मैथमेटिकल फिजिक्स की क्लास नंबर 3 है ना क्लास नंबर। तो अगर हम एक बार फिर से ये जाने कि वेक्टर्स क्या है, तो आप बता सकते हो कि वेक्टर्स आर फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां हैं, फिजिकल क्वांटिटीज which having मान रखना, मैग्नीट्यूड उनके पास होता है और स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है। स्पेसिफिक डायरेक्शन माने दिशा, स्पेसिफिक माने निश्चित दिशा होती है। एंड, ये एंड से जो आगे लिखा जा रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एंड फॉलो माने मानना लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा में एक दो लॉज थोड़ी ना, बहुत सारे लॉज है। जैसे कि आपने पैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन देखा, ये वेक्टर अलजेब्रा का ही नियम है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो वेक्टर अलजेब्रा के बहुत सारे लॉज आपको मिलते जाएंगे। सभी नियम वेक्टर को मानने पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेक्टर अलजेब्रा का एक लॉ होता है क्रम विनिमय का नियम। तो जब वेक्टर जोड़ते हैं तो वो क्रम विनिमय का नियम फॉलो करते हैं। जैसे कि a + b = b + a। तो बहुत सारे लॉज होते हैं। तो अगर आपको एक ऐसी डेफिनेशन देनी है वेक्टर की जो हर एंगल से सही हो, मतलब उसमें गलत का कुछ चांस ना हो और ये भी ना हो कि हमने कुछ छोड़ तो नहीं दिया, इस समय बोर्ड पर ये डेफिनेशन लिखी हुई है। तो वेक्टर ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके पास परिमाण होता है, निश्चित दिशा होती है एंड फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, और वो वेक्टर अलजेब्रा के नियमों का पालन करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर अलजेब्रा के नियमों का पालन नहीं करती है। इलेक्ट्रिक करंट में परिमाण भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, फिर भी ये वेक्टर नहीं है। क्यों वेक्टर नहीं है? क्योंकि केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना वेक्टर की पहचान नहीं है। इनके साथ साथ जो वेक्टर अलजेब्रा के नियम है उनको भी उसको मानना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक करंट इस नियम को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये कहें कि ये इलेक्ट्रिक करंट है 4 एम्पियर की और ये इलेक्ट्रिक करंट है 60 डिग्री पर आ रही है 10 एम्पियर की, बताओ कुल कितनी है? तो आप बताओगे 14 एम्पियर, 14 एम्पियर। यही तो कहोगे, सब मिला के कितनी होगी? 14 एम्पियर। लेकिन अगर वेक्टर में हम तो बात करेंगे, ये एक फोर्स है जो कि 4 न्यूटन का है और एक फोर्स ये है जो कि 10 न्यूटन का है। बताओ टोटल फोर्स कितना है? तब तो 14 नहीं करोगे ना, तब तो तुरंत फार्मूला लगाओगे a² + b² + 2ab cos θ। तो ये सब वेक्टर अलजेब्रा के क्या नियम है। अब फोर्स का टोटल निकालने के लिए तो वेक्टर अलजेब्रा के नियम लगा लो, जबकि करंट के केस में ऐसा कुछ नहीं था। तो ये वेक्टर की अपनी जो है पूरी कंप्लीट डेफिनेशन है। पहली बात तो ये होगी। अब यहां से मैथमेटिकल फिजिक्स में वेक्टर्स का आपको जितना भी स्टडी करना है वो मोर देन 90% जो है आपका प्रीवियस क्लास का। तो अब बारी थी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। दूसरी समस्या ये थी कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन तो ये होगी, परिभाषा तो ये होगी। तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को निरूपित कैसे किया जाए? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का रिप्रेजेंटेशन माने निरूपण, कैसे निरूपित किया जाए? दो रास्ते निकाले थे।
पहला रास्ता निकाला गया सिंबॉलिक मेथड। सिंबॉलिक मेथड का मतलब हो गया सांकेतिक, और दूसरा तरीका निकाला गया ज्योमेट्रिकल मेथड। सिंबॉलिक मेथड और ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्री का मतलब होता है चित्र बनाना। जहां पर आप कोई चित्र बनाते हो, या इसका मतलब आप क्या बना रहे हो, ज्योमेट्री। चलो जानते हैं, आइए। सिंबॉलिक मेथड सांकेतिक तरीका, ज्योमेट्रिकल मेथड ज्योमेट्री माने चित्र बना करके रिप्रेजेंट करना। भाई अगर आपको ये किसी को बताना है कि देखो भाई नदी जो है बह रही है, तो आप इस बात को चित्र बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो ना। ज्योमेट्रिक तरीका हो गया, ज्योमेट्रिकल मेथड। तो वेक्टर्स के लिए भी ये दो मेथड निकाले गए। सिंबॉलिक मेथड में क्या कहा गया, सिंबॉलिक मेथड छोटी छोटी बातें, इसलिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। सिंबॉलिक मेथड को एल्जेब्रिकल मेथड भी कहा जाता है। एल्जेब्रिकल मेथड, एल्जेब्रिकल मेथड की हिंदी हो गई बीजगणितीय तरीका, बीजगणितीय। इसमें क्या बताया गया, वेक्टर्स का एल्जेब्रिकल मेथड या फिर सिंबॉलिक मेथड में क्या कहा गया, कहा यह गया कि जो वेक्टर की फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनका जो सिंबल है उनके ऊपर केवल तीर लगा दो। जैसे ये देखो, मैं नाम ले रहा हूं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज का, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, सदिश भौतिक राशियां, इनके मैं नाम ले रहा हूं, और यहां पर मैं इनके संकेत के बारे में बात कर रहा हूं, सिंबल। जैसे बल एक सदिश राशि है, फोर्स, इसका सिंबल क्या है, एफ। तो कहा गया कि सिंबल के ऊपर तीर लगा दो, क्योंकि जो वेक्टर है उसके ऊपर तीर लगा देना। और आगे चलते हैं, एक भौतिक राशि और ले ली, संवेग, मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम को किससे लिखते हैं, पक्का पी से, तो पी के ऊपर तीर लगा दो। और बताओ, वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, वी, उसके ऊपर भी तीर लगा दो। ठीक है, तो बस यही तरीका जो है कहलाया कि ये तो एल्जेब्रिकल तरीका है, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का ये एल्जेब्रिकल तरीका है। तो सिंबॉलिक मेथड या एल्जेब्रिकल मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में आप कंटिन्यूएशन में रहिए, क्योंकि ये सारी ऐसी बातें हैं जो आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा साथ साथ लिख भी सकते हैं, इससे टाइम बचेगा। इस मेथड में हम वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटीज के सिंबल के ऊपर, सिंबल के ऊपर एरो, एरो माने तीर का निशान, तीर का निशान लगा देते हैं। और बस इतना काम कर लेने से आप ये बता देते हैं कि ये जो सिंबल है ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को बता रहा है, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर है। अब जब ये तरीका सजेस्ट किया गया, जिन लोगों ने ये सलाह दी कि अब आप ऐसा करना, लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, इस तरीके से तो लोग ये जान जाएंगे कि वेक्टर है, परिमाण कैसे बताओगे। तो जैसे अगर ये फोर्स है, एफ के ऊपर एरो लगा दिया, ये तो वेक्टर हो गया। परिमाण कैसे बताओगे, तो परिमाण के लिए सिंबल को आप क्या करते हैं,
दो पैरेलल लाइनों के बीच में रख देते हैं। जैसे अगर मुझे परिमाण चाहिए तो ऐसे देखो, मॉड ऑफ एफ, मॉड ऑफ एफ, यानी इसको पढ़ेंगे फोर्स वेक्टर, सदिश बल। इसको क्या पढ़ेंगे? सदिश बल का परिमाण। इसको क्या पढ़ेंगे? संवेग वेक्टर, मोमेंटम वेक्टर। और इसको क्या पढ़ेंगे? संवेग का परिमाण, परिमाण माने वैल्यू। इसको क्या पढ़ेंगे? वेलोसिटी वेक्टर। इसको क्या पढ़ेंगे? वेग का परिमाण। इसको वैसे पढ़ते हैं मॉडुलस। ये दो पैरेलल लाइनें होती है, उसको क्या कहते हैं? मॉडुलस। तो यहां पर मॉडुलस यानी कि परिमाण कैसे बताओगे? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड जिसको हम कहते हैं परिमाण। तो कहा गया कि इसको लिखने का तरीका होगा, आप ऐसे दो पैरेलल लाइन ले लेना और यहां पे सिंबल लिख देना, सिंबल ऑफ VPQ। सभी बच्चे ध्यान दें, VPQ। VPQ का फुल फॉर्म है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। VPQ का फुल फॉर्म क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। एक तरीका और बताया गया परिमाण लिखने का। परिमाण लिखने का तरीका ये बताया गया कि आप क्या करना, सिंबल लिखना फिजिकल क्वांटिटी का, सिंबल ऑफ VPQ, सिंबल ऑफ VPQ विदाउट एरो साइन। एरो साइन हटा देना बस, इसको समझ लो भाई। परिमाण लिखने के दो तरीके बताए गए, या तो आप वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल को दो पैरेलल लाइनों के बीच में बंद कर दो, या फिर ऐसे लिख दो, F लिखो, ऊपर से तीर हटा लो, यानी इसका मतलब भी परिमाण है, इसका मतलब भी परिमाण है। सिमिलरली अगर P के ऊपर से तीर हटा लिया तो क्या बन गया? परिमाण। और इसका मतलब भी क्या? परिमाण। तो आप देख सकते हो कि मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या था? दो पैरेलल लाइन है, सिंबल ऑफ VPQ। VPQ का फुल फॉर्म क्या है? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। या फिर सिंबल ऑफ VPQ विदाउट एरो साइन, तीर का निशान क्या कर दो? हटा दो। ठीक है, इस तरीके से जो है अलजेब्रिकल मेथड में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया गया। ज्योमेट्रिकल मेथड में कैसे रिप्रेजेंट किया गया, इसको भी देखते हैं। बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड की। ज्योमेट्रिकल मेथड, तो इस वाले मेथड में हम किसी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को निरूपित कैसे करते हैं? तो इन दिस मेथड, इस मेथड में वी ड्रॉ, ड्रॉ माने खींचना, ड्राइंग से बना हुआ नहीं है। ड्रॉ का मतलब यहाँ पे वैसा खींचना नहीं, वही चित्र वगैरह बनाना। इन दिस मेथड वी ड्रॉ एरो लेंथ, एरो लेंथ in given direction, in given direction for given vector, for given vector। तो इस मेथड में हम खींचते हैं, एरो लेंथ मतलब लंबाई वाला तीर, लंबाई वाला तीर, इन गिवन डायरेक्शन, दी गई दिशा में, किसके लिए? फॉर गिवन वेक्टर, दिए गए वेक्टर के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमसे कहा गया जो बल है, फोर्स, वो है तो 20 न्यूटन का, लेकिन हॉरिजॉन्टल से क्षैतिज से 30 डिग्री पर है। इस बात को हमें ज्योमेट्री में दिखाना है, क्योंकि फोर्स आपका वेक्टर है। तो सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल बनाया, क्षैतिज बनाया, वहां से 30 डिग्री के कोण पर एक एरो बना दिया, लेंथ बना दिया। तो जब लोगों ने पूछा कि ये जो तीर है वो क्या बता रहा है, तो हमने कहा ये तीर फोर्स को बता रहा है। तो वही देखो मैंने लिखा है कि इस मेथड में हम एक लंबाई वाला तीर बनाते हैं, दी गई दिशा में, जो दिशा हमको दी जा रही है उस दिशा में बना देते हैं। और ये काम किसके लिए करते हैं? दिए गए वेक्टर के लिए करते हैं। दिया गया वेक्टर यहाँ पे कौन? फोर्स। अब जो तीर की लंबाई होती है, जो तीर की लंबाई होती है, लेंथ ऑफ एरो,
लेंथ ऑफ एरो, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा सा खराब होता है कि भाई मेरी स्केल में तो न्यूटन होता ही नहीं है, तो लंबाई कैसे बनाएंगे? तो पैमाना मान करके, स्केल मान करके, कुछ सोच करके। जैसे मान लो हमने ये सोचा कि 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 1 न्यूटन बराबर 1/5 सेंटीमीटर, तो न्यूटन कितने यहाँ पे 20, 1/5 × 20 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि हमने 4 सेंटीमीटर लंबा तीर बना दिया। अब 4 सेंटीमीटर लंबा तीर जब हमने बनाया और बगल में एक पैमाना भी लिख दिया, तो लोग समझ जाएंगे कि 4 सेंटीमीटर लंबे तीर का मतलब क्या है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर का। कोई हो सकता है कि पैमाना ऐसे मान ले कि 1 न्यूटन ए बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 20 न्यूटन बराबर 20 सेंटीमीटर, तो कॉपी में जगह जो है कम पड़ जाएगी। तो पैमाना अपने सुविधा के हिसाब से मानिए, जो स्केल करना है वो अपने हिसाब से मानिए, ठीक है ना, समझ गए ना। दूसरा एग्जाम्पल तो नहीं चाहिए। जो भी वेक्टर दिया जाएगा उसी दिशा में, जिस दिशा में दिया जा रहा है और जिस परिमाण का दिया जा रहा है, तो पैमाना मानेंगे, स्केल बनाएंगे। पैमाना बनाना मतलब स्केल बनाना, और उसको अपनी स्केल में यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स की जो सेंटीमीटर वाली स्केल है बदल देंगे, उतनी लंबा तीर बना देंगे, ठीक है। जैसे ही तुमने ज्योमेट्रिकल मेथड सीखा, तुरंत जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर पैदा हो गए। ज्योमेट्रिकल मेथड जैसे ही सिखाया गया, बताया गया, तो तुरंत यहां से पैदा हुए टाइप्स ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर्स के प्रकार। तो ये जो आपका वेक्टर्स के प्रकार है वो यहीं से बने हैं, ज्योमेट्रिकल मेथड से। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर्स के प्रकार, ये ज्योमेट्रिकल मेथड का हिस्सा है। जैसे आपको वेक्टर्स की ज्योमेट्री दिख रही है, ये देखो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तुमने देखा कि इस तरह ये देखने में सारे के सारे वेक्टर कैसे समांतर है, तो दिशा में कैसे एक जैसे, दिशा में कैसे एक जैसे। तो भाई इन सारे वेक्टर्स को कुछ नाम दिया जाए। नाम क्या दिया गया? पैरेलल वेक्टर्स। तो नाम दिया गया पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल की हिंदी क्या होता है? समांतर। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? ये डायरेक्शन में सेम होते हैं, सेम होते हैं और पैरेलल होते हैं, पैरेलल होते हैं। पैरेलल को ऐसे भी लिखते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान देना, एक तस्वीर तुम्हें ये दिखी, एक वेक्टर ये था, इसी की सीध में एक वेक्टर ये था, इसी की सीध में एक वेक्टर ये था। तुमने देखा ये सारे वेक्टर एक ही लाइन में। ये देखो, एक लाइन अगर हम डॉट 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 बना दें, तो इस वाले वेक्टर को अगर L नाम दे दें, इसको M नाम दे दें, इसको N नाम दे दें, यानी ज्योमेट्री वाला भी और अलजेब्रिकल वाला दोनों तरीका दिखा रहा है। तो तीर दिखाई दे रहा है वो क्या? ज्योमेट्री का। इस तीर को नाम दिया तो मैंने अलजेब्रिकल लगा दिया। तो यहाँ पे तीन के तीनों वेक्टर्स एक ही लाइन में तो हैं, तो इनको क्या नाम दिया गया? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स। को माने साथ साथ। ये मत सोचना कि कोलिनियर वेक्टर दिशा में सेम होते हैं। देखो ये दिशा में उल्टे हैं। कोलिनियर की केवल एक ही है बात, भैया ये सब क्या होंगे? एक लाइन पर। तो कोलिनियर वेक्टर्स, तो ये सभी वेक्टर्स एक ही लाइन पर होते, कोलिनियर है। तो जैसे ही आप ज्योमेट्रिकल मेथड वेक्टर्स का पढ़ते हो, चित्र बनाते हो, तुरंत जो है वहां पर चित्र से बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर बन जाते हैं। और आगे चलिए, जरा देखिए, एक चित्र और बनाया गया। एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये। हमने देखा कि दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? समांतर। और लंबाई में भी कैसे हैं? एक जैसे हैं। लंबाई में अगर एक जैसे हैं तो क्या मतलब है? परिमाण में एक जैसे हैं, क्योंकि वेक्टर की लंबाई क्या कहलाती है? मैग्नीट्यूड।
ये बन गए इक्वल वेक्टर्स। ये क्या बन गए? इक्वल वेक्टर्स। इक्वल माने बराबर। तो ये वेक्टर्स डायरेक्शन माने दिशा, कॉमा मैग्नीट्यूड माने परिमाण में कैसे होते हैं? समान होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे भी और भी बनेंगे, आइए यहां पर। यानी अगर ज्योमेट्रिकल मेथड ना बना होता तो शायद ये वाले टाइप्स ऑफ वेक्टर भी नहीं बने होते। आ जाइए सर, ये 4 सेंटीमीटर वेक्टर निकल के आया सर, ये है क्या? कहां पर? ठीक सर, 20 किलोमीटर का 4 सेंटीमीटर निकल के आया। आप देखो ना, मेरी ये समस्या ये थी कि यहाँ पर ये कहा गया कि भाई ज्योमेट्रिकल मेथड में हम वेक्टर को निरूपित करने के लिए लंबा तीर बनाएंगे। लंबा तीर किसकी हेल्प से बनाओगे? स्केल की हेल्प से। स्केल में क्या होता है? सेंटीमीटर। लेकिन ये बल कह रहा है कि हमारे पास क्या है? न्यूटन है। तुम्हारे स्केल में न्यूटन तो होता नहीं है, तो तुमने न्यूटन को क्या बनाया? सेंटीमीटर मान लिया। ठीक है ना? तुमने ऐसा कुछ माना जिससे कि बहुत ज्यादा लंबी तीर ना, पर आपने अपनी सुविधा के हिसाब से एक पैमाना माना, 5 न्यूटन बराबर क्या? 1 सेंटीमीटर। कोई मान सकता है कि 10 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 20 किसके बराबर? 2 सेंटीमीटर। तो आप अपने हिसाब से मानते हुए लंबाई वाला तीर बनाओगे। तो ज्योमेट्रिकल मेथड के ये सारे के सारे टाइप्स निकल के आते हैं। अब जैसे लाइक वेक्टर्स, ये क्या है? ये ऐसे कोलिनियर वेक्टर्स हैं जो डायरेक्शन में सेम होते हैं। कोलिनियर कहता है केवल लाइन में होने चाहिए। कोलिनियर ये कहता है कि ये वेक्टर्स एक ही लाइन पर होते हैं। कोलिनियर का मतलब ये है। लेकिन लाइक का मतलब हो गया कि ये ऐसे कोलिनियर हैं जो डायरेक्शन में सेम होते हैं। जैसे देखिए, ये मैंने एक लाइन बनाई, इस लाइन पर एक वेक्टर बनाया ग्रीन वाले पेन से, ये मैंने एक वेक्टर बना दिया। एक वेक्टर हमने और बनाया, एक वेक्टर और बनाया, एक वेक्टर और बनाया। जब ये सारा डायग्राम पूरा हो गया तो मैंने तुमसे पूछा कि क्या ये सब एक लाइन पर है? आपने कहा हाँ ये एक लाइन पर है। तो क्या बन गया? कोलिनियर। क्योंकि ये सब एक लाइन पर है तो क्या बन गया? कोलिनियर। और डायरेक्शन में भी एक जैसे है तो क्या बन गया? लाइन। कोलिनियर के ऐसे वेक्टर जो डायरेक्शन में भी सेम हो क्या कहलाते हैं? लाइन वेक्टर्स। जबकि यहां देखो ना, ये सारे के सारे कोलिनियर है, ये सब एक ही लाइन पर है, लेकिन ये वाला इसके साथ डायरेक्शन कैसा है? अपोजिट। ये इसके साथ भी कैसे? अपोजिट। लेकिन लाइक में एक ही लाइन पर होंगे और डायरेक्शन में क्या होंगे? सेम। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लाइक वेक्टर्स में एक लाइन पर होंगे, एक लाइन पर होंगे पहली बार, प्लस डायरेक्शन में कैसे होंगे? सेम। डायरेक्शन में सेम। ये है आपके लाइन वेक्टर्स की डिमांड। तो क्योंकि एक ही लाइन में होंगे इसलिए मैंने लिख दिया कि ये ऐसे कोलिनियर वेक्टर्स हैं जो डायरेक्शन में कैसे होते हैं? सेम। और अगर हम बात करें अनलाइक की, अनलाइक वेक्टर्स, तो देखो इनके लिए क्या है? एक लाइन पर होंगे, पहली बार एक लाइन पर होंगे, सभी वेक्टर्स एक लाइन पर होंगे, प्लस डायरेक्शन में कैसे होंगे? डायरेक्शन में अपोजिट। डायरेक्शन में अपोजिट। चलो इनका भी डायग्राम बनाते हैं। ये मैंने लाइन डिसाइड कर ली, इस लाइन पर एक वेक्टर ये बनाया, और एक वेक्टर ये बना दिया।
ये दोनों वेक्टर जो हैं एक ही लाइन पर है लेकिन डायरेक्शन में कैसे अपोजिट, तो क्या बन जाएंगे अनलाइन। क्लियर है बात। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश ये क्या होते हैं? ये ऐसे वेक्टर होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है मूल बिंदु पर। तो ये ऐसे वेक्टर हैं, वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट, इनिशियल माने प्रारंभिक, और वेक्टर का इनिशियल पॉइंट जहां से वेक्टर शुरू हो रहा है वो इनिशियल कहलाता है, जहां खत्म हो रहा है वो फाइनल कहलाता है। जहां से शुरू हो रहा है उसको टेल कहते हैं, जहां खत्म हो रहा है उसको हेड कहते हैं। तो ये ऐसे वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन यानी कि मूल बिंदु होता है, अब मूल बिंदु के लिए हमने कार्टेशियन सिस्टम ले लिया एक्स वाई जेड, एक्स और वाई दिखाते हैं जेड अंडरस्टूड। तो यहां पर एक वेक्टर हमने बनाया, एक वेक्टर आपने बनाया, एक वेक्टर किसी और बच्चे ने बनाया, एक वेक्टर किसी और बच्चे ने बनाया। सारे के सारे वेक्टर शुरू कहां से हो रहे हैं? सभी पोजीशन वेक्टर है, सभी स्थिति सदिश है। अब पोजीशन वेक्टर को हम लोग संकेत आर से लिखते हैं, सिंबल इसका आर होता है। अब एक से ज्यादा अगर है तो चलो मैंने इसके लिए R1 लिख लिया, इसके लिए R2 लिख लिया, इसके लिए R3। और पोजीशन वेक्टर निकालने का जो तरीका है वो भी आगे सीखेंगे। पोजीशन वेक्टर हो गया आपका। कोप्लेनर वेक्टर्स, को माने साथ साथ, प्लेन मतलब प्लेन में, प्लेन का मतलब क्या होता है? कोई क्षेत्रफल। कोप्लेनर वेक्टर्स, को माने साथ साथ, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पर होते हैं वो कोप्लेनर कहलाते हैं। जैसे कि क्या ये बोर्ड एक प्लेन है प्लेन, प्लेन के पास हमेशा क्षेत्रफल होता है। तो अगर मैं इस बोर्ड पर एक वेक्टर ये बनाता हूं, 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 सारे के सारे वेक्टर कहां पर हैं? बोर्ड वाले प्लेन पर। सभी क्या बन गए? कोप्लेनर। तो कोप्लेनर वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? 2 और मोर देन 2, दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स are called coplanar अगर if all माने सभी वेक्टर्स, all vectors lie in same plane। सभी वेक्टर्स, लाई माने होना, अगर सभी वेक्टर्स एक ही प्लेन पर हैं, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स कोप्लेनर कहलाएंगे। अगर ये सारे के सारे क्या हैं? एक ही प्लेन पर, कोप्लेनर। ठीक है। लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर, लोकलाइज्ड वेक्टर क्या है? लोकलाइज्ड वेक्टर है कि एक वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, उस वेक्टर को देखकर, उस वेक्टर को देखकर आपने उसी के पैरेलल एक वेक्टर बनाया, लेकिन अपनी मनचाही जगह से बनाया। जैसे मान लो एक वेक्टर हमें ये दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये इसका नाम हो गया गिवन वेक्टर। ठीक, गिवन वेक्टर। हमने उसको देखा और वेक्टर यहां से बनाया, ये वेक्टर इसके साथ क्या पैरेलल। सपोज कर लो कि ये वेक्टर हमको दिख रहा था यहां,
ठीक, तो मैंने इसी को देखा लेकिन बनाया इसको यहाँ, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, लोकलाइज्ड कर दिया। लोकलाइज का मतलब पोजीशन सेट कर देना। तो किसी गिवन वेक्टर को देखकर उसी के पैरेलल लेकिन अपनी मनचाही जगह से बनाना क्या कहलाता है, लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है ना, आइए यहाँ पर किसी, जब आप पहुंचे तो बताना होगा। लोकलाइज्ड वेक्टर की डेफिनेशन अभी लिखते हैं। डेफिनेशन लिखी जा चुकी है बोर्ड पर लोकलाइज्ड वेक्टर की। इट इज वेक्टर, ये ऐसा वेक्टर है विच इज जो कि पैरेलल टू गिवन वेक्टर, दिए गए वेक्टर से पैरेलल माने समांतर होगा, बट लेकिन ड्रॉन माने बनाया जाएगा, फ्रॉम द सेलेक्टेड स्पेसिफाइड पॉइंट बाय द ऑब्जर्वर चॉइस। लेकिन इस वेक्टर को ऑब्जर्वर अपने मन चाहे सेलेक्टेड पॉइंट से क्या करेगा, बनाएगा। तो ये हो जाएगा लोकलाइज्ड वेक्टर। ड्रॉन माने बनाना, बट ड्रॉन फ्रॉम सेलेक्टेड स्पेसिफाइड पॉइंट बाय द ऑब्जर्वर चॉइस। लेकिन इसको बनाया जाएगा फ्रॉम द सेलेक्टेड पॉइंट, किसी सेलेक्टेड स्पेसिफाइड माने निश्चित, किसी सेलेक्टेड निश्चित चुने गए पॉइंट से इसको बनाया जाएगा। और इसका चुनाव, इसका सिलेक्शन ऑब्जर्वर अपनी मर्जी से करेगा। वो चाहेगा तो इस वेक्टर को यहां से बना सकता है, वो चाहेगा तो इस वेक्टर को कहीं और से बना सकता है। खास बात ये होगी, ये वेक्टर उस गिवन वेक्टर के साथ कैसा होगा, पैरेलल होगा, समांतर होगा। ये खास बात होगी। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर एकक सदिश, एकक सदिश, ये एक ऐसा वेक्टर है, इट इज वेक्टर इन विच, या फिर आप लिख सकते हो फॉर विच, इन विच या फिर फॉर विच। इन विच यानी जिसमें, फॉर विच मतलब जिसके लिए, इन विच, फॉर विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बराबर यूनिट, बराबर 1 यूनिट। जैसे हमारी मुलाकात एक ऐसे वेक्टर से हुई जिसका नाम था वेलोसिटी, वैल्यू कितनी थी, 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो वेलोसिटी वेक्टर 1 वैल्यू का है, ये क्या बन गया, यूनिट वेक्टर। आपकी मुलाकात एक ऐसे वेक्टर से हुई जिसका नाम था फोर्स, वैल्यू उसकी 1 थी, 1 न्यूटन, ये कैसा बन गया, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर है, इट इज वेक्टर इन विच या फिर फॉर विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बराबर 1 यूनिट। किसी को एक वेक्टर मिला जिसका कि नाम तो था वेलोसिटी और उसकी वैल्यू कितनी थी, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 1 वैल्यू का है ना, सेंटीमीटर पर सेकेंड में, लेकिन समझ पा रहे हो। इसलिए मैंने यहां पर कुछ लिखा नहीं है। अब अगर वो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड है तो वो सही, 1 मीटर पर सेकेंड है तो वो सही, और 1 न्यूटन है तो फिर ये सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ऐसे वेक्टर जब मिलते हैं तो ऐसे वेक्टर्स के सिंबल के ऊपर, ऐसे वेक्टर्स के सिंबल के ऊपर कैप लगाते हैं। देखो ये टोपी जैसा है, कैप लगाते हैं। जैसे कि वेक्टर का नाम है फोर्स, मैंने लेकिन कैप लगा दी है, 101% इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। वेक्टर का नाम है वेलोसिटी, लेकिन मैंने कैप लगा दिया है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1। डन। अब एक बात बताओ, सही है या गलत है उसका फैसला करो। सभी वेक्टर्स के पास
यूनिट वेक्टर होता है। सही बात है या गलत बात है? जैसे एक वेक्टर है जो 5 वैल्यू का है, ये देखो, ये एक वेक्टर है, इसकी वैल्यू 5 है। 5 इसकी वैल्यू, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, लेंथ कितनी है, 5। तो मैंने कहा इसके अंदर तो यूनिट वेक्टर छिपा हुआ है। तो ये मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कह रहा हूं भाई। अगर इसकी लेंथ 5 है, अगर इसकी लेंथ 5 है, तो क्या मैं इस वेक्टर को 1 1 वैल्यू के 5 टुकड़ों में तोड़ सकता हूं? पहला टुकड़ा 1 वैल्यू का, दूसरा टुकड़ा 1 वैल्यू का, तीसरा टुकड़ा 1 वैल्यू का। अच्छा, ये तो यूनिवर्सली ट्रू है कि किसी भी पर्टिकुलर गिवन के जो पीसेस होंगे वो वही तो होंगे। अगर मास को मैं ब्रेक करूं तो ब्रेक होने वाली चीजें क्या होंगी, मास ही तो होगी। तो अगर मैं वेक्टर को ब्रेक करूंगा तो टुकड़े सारे के सारे क्या होंगे, वेक्टर ही होंगे। 3 टुकड़े आ चुके हैं, ये रहा चौथा टुकड़ा, सारे के सारे 1 वैल्यू हैं। थोड़ा ये सही नहीं बना। और ये रहा 5वां टुकड़ा। फिर मुझसे कहा गया, जानते हो इस वेक्टर का नाम क्या है? हमने कहा नाम अगर ना भी हो तो केवल सिंबल ही बता दो। तो कहा गया ये वेक्टर ए है। तुरंत यार 1 वैल्यू के वेक्टर का सिंबल क्या होगा, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। फोर्स वेक्टर का सिंबल क्या होता है, एफ। तो 1 वैल्यू का क्या बन जाता है, एफ के। वेलोसिटी वेक्टर का सिंबल क्या होता है, वी। 1 वैल्यू का क्या बन जाता है, वी के। इस वाले वेक्टर का नाम है ए, इसका 1 वैल्यू का वेक्टर क्या बनेगा, 1 है। मेरी वो बात बिल्कुल सही है कि हर वेक्टर के अंदर यूनिट वेक्टर छिपा हुआ है, आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। तो जरा गौर से देखो, ये जो वेक्टर ए है, क्या ए कैप ए कैप ए कैप ए कैप 5 बार लिखने से बन जाएगा? 5 ए कैप बोलो, बन जाएगा ना भाई। अगर मैं इस वेक्टर के 5 टुकड़े कर सकता हूं, इन पांचों को मिलाकर के वापस वेक्टर बना सकता हूं। वही हमने लिखा कि वेक्टर ए बराबर 5 इंटू 1 है। ध्यान देना, ये 1 है, वेक्टर ए है। ये 5 क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू। 5 क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू। तो 5 की जगह पर लिख दिया जाए वेक्टर ए की वैल्यू, वेक्टर ए की वैल्यू। और ये ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। देखिए एक फंडा बना दिया मैंने, एक फंडा बन चुका है, एक कॉन्सेप्ट बन चुका है। और ये कॉन्सेप्ट हमने लॉजिकल बनाया है, डिस्कशन से बनाया है। देखो यार, ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, वेक्टर। ये क्या है, वेक्टर। यहां लिखा वेक्टर बराबर, ये क्या लिखा है, उसी वेक्टर की वैल्यू। तो वेक्टर की वैल्यू को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ऐसे लिख सकते हैं ना, पहला साइड लगा, आगे क्या लिखा है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इसको थोड़ा सा रीसफल कर लो। जैसे इसको अगर हम ले लें, यूनिट वेक्टर को लगन ले लें, यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा वेक्टर, और नीचे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ वेक्टर। बोलो भाई, ये लॉजिकल तरीके से बनाए। तो अगर मुझे वेक्टर दे दोगे और मुझे उसका मैग्नीट्यूड भी दे दोगे, दोनों को डिवाइड करके क्या बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, क्लियर नहीं बात? अब एक क्वेश्चन और यहीं पे आपके साथ डिस्कशन करता हूं। कोप्लेनर तो सभी ने लिख लिया है ना, कोप्लेनर सभी का हो गया। कहता है कि यूनिट वेक्टर हमें क्या बताते हैं। क्वेश्चन है कि यूनिट वेक्टर हमें क्या बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, सवाल है यहां पर, यूनिट वेक्टर क्या बताते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं।
यूनिट वेक्टर हमें क्या बताते हैं? यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या बताते हैं? क्वेश्चन क्योंकि इतना शानदार है इसलिए इसको स्टार में लिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है कि यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन भी बताते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी बताते हैं, परिमाण भी बताते हैं, दिशा के बारे में भी बताते हैं और परिमाण के बारे में भी बताते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि नहीं, वो केवल परिमाण के बारे में बताते हैं, मैग्नीट्यूड ओनली। तीसरा है नहीं, वो केवल दिशा के बारे में बताते हैं, डायरेक्शन ओनली। चौथा ऑप्शन है, चलो मान लेते हैं ना, पहला ऑप्शन है कि दिशा और परिमाण दोनों बताते हैं, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बोथ माने दोनों। और नेक्स्ट ऑप्शन है सेकंड नंबर पे कि वो केवल मैग्नीट्यूड बताते हैं। तीसरा ऑप्शन है वो दिशा बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं। चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या सही है बताओ भाई, कुछ बताओ, इसके बाद हम आगे मूव करें। आपको क्या लगता है क्या सही है? सर ए नंबर। ए नंबर। और या तो ए या तो सी, कोई एक कंफर्म करो। दूसरा मैग्नीट्यूड बताते हैं। और भाई आप रह गए, क्या बताते हैं? फर्स्ट, दोनों बताते हैं। और किसी को कुछ कहना है? बेटा ये सही है, और ये बात फिर हजम नहीं होती लोगों को। सर दोनों बताते हैं क्योंकि वेक्टर के पास तो दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है और दिशा भी होती है। इस वजह से लोग इसका पहला ऑप्शन ही टिक लगाने की कोशिश करते हैं, बट इसका सही ऑप्शन क्या है? तीसरा। मैं सिद्ध करता हूं, देखो प्रूव करता हूं आपके लिए। तो आज के बाद अगर ये क्वेश्चन आए तो ये केवल क्या बताते हैं? दिशा है। देखो मैं सिद्ध करता हूं, यूनिट वेक्टर बराबर है वेक्टर नीचे क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिमाण। ये बात तो सही है। अब आप देखिए, यूनिट वेक्टर बराबर ऊपर है वेक्टर, वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक तो होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। यानी जो ऊपर जो वेक्टर लिखा है, जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? परिमाण होगा और क्या होगी? डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी। नीचे क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड। नीचे भी तो लिखा है मैग्नीट्यूड, कट गया, क्या बचा? यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो गया? तो आज के बाद गलती नहीं करना। चलिए नोट करिए। तो यूनिट वेक्टर केवल दिशा बताते हैं। इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए हमने ये एग्जांपल की हेल्प ली है, ठीक है? तो प्रूफ हो गया। और इस क्वेश्चन ने तो बहुत ही जबरदस्त बात बता दी है कि जहां डायरेक्शन है वहां यूनिट वेक्टर है। क्या शानदार रिजल्ट मिला है? यूनिट वेक्टर बराबर डायरेक्शन। जहां डायरेक्शन होगी वहां ये होगा, जहां यूनिट वेक्टर होगा वहां डायरेक्शन होगी। कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जो सभी लोग जानते हैं, वेल नोन, उनके यूनिट वेक्टर होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। यहां हमने लिखा डायरेक्शंस के बारे में जो सभी को पता है, और यहां मैंने लिखा उनके यूनिट वेक्टर के बारे में। देखो एक डायरेक्शन होती है प्लस एक्स एक्सिस, होती है कि नहीं होती है? तो इस दिशा में यूनिट वेक्टर क्या लिया जाए? आई कैप। सबने मिलकर फैसला किया, जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये फैसला लिया कि भाई कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जिनके यूनिट वेक्टर हम आपको बताते हैं, हमेशा वो लेना। तो एक्स एक्सिस के लिए हम लोग क्या लेते हैं? आई कैप।
माइनस एक्स एक्सिस के लिए क्या लेते हैं, माइनस आई कैप। वाई एक्सिस के लिए क्या लेते हैं, जे कैप, जे कैप। और माइनस वाई एक्सिस के लिए क्या लेंगे, माइनस जे कैप। जेड एक्सिस के लिए क्या लेंगे, के कैप। इस तरीके से हमारे ऊपर एक तरीके से फाउंडेशन हो गई कि अगर ये डायरेक्शंस हैं जो इस समय लिखी जा रही हैं, इनके यूनिट वेक्टर हम अपने मन से सिंबल नहीं देंगे, जो डिसाइड हो चुके हैं वही रखेंगे। प्लस जेड एक्सिस के कैप, माइनस जेड एक्सिस माइनस के कैप। ये हम लोगों ने आज वेक्टर का बेसिक देख लिया और अभी बहुत कुछ इसी में चलता रहेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या है, लॉ ऑफ पॉलीगन क्या है और पैरेललोग्राम वाला नियम क्या है, ये सब देखेंगे। आज की क्लास में इतना काम कंप्लीट हुआ।